हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद नेहा सिंह। और आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि आपने इंट्रो में देख लिया होगा, वो रहेगा जितने भी हमने अभी तक फॉर्मूलेस पढ़े हैं नेशनल इनकम में, वो उसका एक समराइज्ड हम करेंगे और एक वीडियो में उसको मैंने प्रेजेंट किया है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बच्चे जब पढ़ने बैठेंगे और उनको क्विक एक रिवीजन चाहिए सारे फॉर्मूलाज का, तो एक समराइज्ड वीडियो होनी चाहिए जहां पे उनको अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े, एक ही वीडियो देखें और उनका काम हो जाए। तो आपको जब भी आगे इन जो भी ये फॉर्मूलाज हैं इसमें कभी भी कोई दिक्कत होती है तो बस वीडियो नंबर 48 स्टार्ट करो और आपको सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसके सारी एक्सप्लेनेशन, उसका ब्रेकडाउन, उसके कंपोनेंट्स सब एक जगह मिल जाएगा। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड था वो था वैल्यू एडेड मेथड। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं और मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी खिंचे। तो सबसे पहला था वैल्यू एडेड, जिसमें कि हम देखते थे कि प्रॉफिट के बेसिस पे, नॉर्मल रेजिडेंट्स की प्रॉफिट के बेसिस पे नेशनल इनकम हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड में GVA एट मार्केट प्राइस निकलता था, जिसको हम GDP एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। फिर वो कैसे निकलता था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर गिवन है क्वेश्चन में तो कुछ नहीं देखना है, जस्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखो और क्वेश्चन करो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली गिवन है तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन अगर ये दोनों नहीं गिवन है तो इनको कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या है कि हमने कितना खरीदा माइनस कितना हमने बेचा। ठीक है, प्रॉफिट वही होता है ना, कितना हमने खरीदा कितना हमने बेचा, जो बीच का उसमें अमाउंट बचता है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये है कि हमने कितना खरीदा और कितना बेचा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जो चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये तो हम अकाउंट्स में भी लॉजिक जानते ही हैं, सिंपल सा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और अगर इसी जगह हमें क्वेश्चन में सेल्स की जगह हमें गिवन है डोमेस्टिक सेल्स, तो ये फॉर्मूला चेंज होके आ जाएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट्स। यहाँ पर क्या है, हम सारे ही ले रहे हैं इसमें, जो हमने बेचा है वो हम सारे ही इसमें इंक्लूड करेंगे, वेदर इट इज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और चाहे वो बाहर से हमने बाहर दिया हो, क्योंकि भाई उसका अमाउंट जो है वो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आया है ना, एट द एंड वो हमें ही फायदा दे रहा है। तो इसीलिए डोमेस्टिक सेल प्लस चेंज इन स्टॉक और प्लस एक्सपोर्ट्स। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, परचेज होता है तो हो जाएगा डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी कि परचेजेस जो हमारे विद इन द कंट्री में हुआ है प्लस इंपोर्ट्स, यानी जो हमने बाहर से मंगाया है। सिंपल है, पर हमें एक तरीके से सेल माइनस परचेज करना है। सेल में हमें बेसिकली जो डोमेस्टिक सेल है वो जो बाहर से आई है एक्सपोर्ट्स वो ऐड करके, प्लस चेंज इन स्टॉक जो हमारा लास्ट में स्टॉक बच रहा है वो ऐड करना है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन सिंपल जो परचेजेस हमने करी है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बेसिकली एक तरीके से इंपोर्ट्स वो हो जाएगा। अब फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट मेथड, जो कि है इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है, जिसमें कि जो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स जो भी हैं हमारे कंट्री के, उन्होंने जो इनकम कमाई है पूरे अकाउंटिंग ईयर में, उसको कैलकुलेट करके हम नेशनल इनकम निकालते हैं। ठीक है, तो इनकम अब आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले कंपनसेशन। ये है मैंने इसमें सबसे पहले तो इनकम मेथड में NDP-FC निकलता है, जिसको कि हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनकम मेथड से जो निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे NDP-FC, और उसके बाद फिर इससे हम नेशनल इनकम निकालेंगे, जो कि होता है NNP@FC। ठीक है, अच्छा, अब इसके इनकम मेथड के होते हैं 5 कंपोनेंट्स। तो वो कौन से होते हैं? सबसे पहले तो है हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी बेसिकली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब जो सैलरी जो मिलती है एम्प्लॉयज को, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब सैलरी 3 तरीके में भी मिलती हैं, जैसे कि आपको एक तो कैश मिल रहा है, प्लस आपको एक मिल रहा है कि आपको फ्लैट दे दिया, कि आपका जो आपका एक तरीके से HRA बेसिकली जो होता है वो दे दिया, या फिर आपका पेट्रोल फ्री कर दिया। होता वो आपके सैलरी का पार्ट ही है, लेकिन
जो एम्प्लॉयर है वो उसको इस तरीके से आपको प्रोवाइड करता है। जैसे सपोज आपको 50,000 आपको मिल रहे हैं 30,000 किसी कंपनी में, ठीक है, तो उसमें जो आपको बोला जाता है कि फ्री आपको पेट्रोल देंगे या फ्री आपको हाउस देंगे, तो वो भी इसी सैलरी का पार्ट होता है, लेकिन वो आपको बताया नहीं जाता है बेसिकली, ठीक है। तो एक तो सैलरी मिल रही है, प्लस आपको एक इस तरीके के बेनिफिट्स जो देते हैं कंपनीज के थ्रू, वो हो जाएगा। थर्डली होता है अगर कोई एम्प्लॉयर एज अ पीएफ या एज अ बोनस या एज अ ग्रेचुटी बेसिकली जो कुछ अमाउंट आपके सैलरी में से काट के रखते हैं, उसके बाद आप जब भी इसको छोड़ते हैं कंपनी को, फिर वो आपको लास्ट में एकदम से लास्ट में आपको मिलती है, या एज अ मेडिकल एक्सपेंस होता है आपके लिए। तो मतलब ये जो चीजें होती हैं ये भी आपके सैलरी का ही पार्ट होती है, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कैश इन हैंड, कैश इन काइंड और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये तीन चीजें आती हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है तो ये तीन देखने की जरूरत नहीं है, नहीं गिवन है तो इन तीनों को आप ऐड कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट मतलब कोई किराया मिल रहा है कहीं से, आपकी प्रॉपर्टी आपने खरीदी और आपको फिर वो किराया मिल रहा है, उसके बदले आपने किसी को किराएदार को रख लिया, ठीक है, तो वो आ जाएगा। प्लस रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब आपको मालूम होगा जैसे हम कोई ऐसा यूनिक या अपना कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट हम क्रिएट करते हैं, फिर उसका कॉपीराइट करवा लेते हैं, और अगर वो ही चीज कोई और उसका इस्तेमाल करना चाहता है उस प्रोडक्ट का या उस सर्विस का, तो फिर वो क्या करेंगे, वो आपको जो ओनर होता है बेसिकली, जो जिसने वो यूनिक जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, उसको वो रॉयल्टी देते हैं कि भाई एक तरीके से परमिशन है कि हम आपको इतना अमाउंट, सर्टेन अमाउंट पे करेंगे, इसके बदले आप हमको ये आपका जो प्रोडक्ट है वो यूज करने देंगे, ठीक है। तो एक तो रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, उसके बाद आ जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी आपने किसी को लोन दिया, उसके बदले आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ उन चीजों पे होता है जो कि कोई कुछ प्रोडक्टिव यहाँ पर हो रहा हो। जैसे कि आपने किसी को कोई बहुत बड़ी लैंड आपने दे दी है, तो उस लैंड में कुछ मशीनरी वगैरह फिट करके कोई फर्म क्रिएट किया गया है, तो वो प्रोडक्टिव काम हो गया, वहां पे प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट बेसिकली तीन पार्ट्स अगेन है उसमें, जिसमें क्या आ गया आपका डिविडेंड, आपका आ गया कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग। इन तीनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा उसको प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट गिवन है तो ये मत ढूंढो, ये, और प्रॉफिट गिवन नहीं है तो ये ढूंढो और इन तीनों को ऐड कर दो। अब इसमें डिविडेंड क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स को बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है वो डिविडेंड। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जो प्रॉफिट जो हुआ है कंपनी को, उसमें से जो कंपनी प्रॉफिट टैक्स जो पे करती है वो हो जाएगा। थर्डली क्या हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स हो जाएंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स बेसिकली जो हम सेविंग्स, फ्यूचर सेविंग के लिए कोई प्राइवेट सेक्टर सेव करके रखा है कि कोई अगर बाद में आगे चल के कोई भी ऐसा रिस्क हुआ, कोई अनसर्टिनिटी आई, तो हमारे पास कुछ अमाउंट जो है वो सेव रहना चाहिए। तो इन तीनों को ऐड करके प्रॉफिट निकालेंगे, या फिर अगर प्रॉफिट गिवन है तो उसमें ये तीनों ऐड होंगे। तो उसको आप ये मत करना कि प्रॉफिट गिवन है, ये तीनों भी इनमें से कोई एक भी गिवन है तो उसको भी ऐड कर रहे हो, नहीं, तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर लास्टली यहाँ पर रहेगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि यहाँ पर क्या होती है, इनकम होती है जितने भी ये छोटी मोटी दुकानें खोल के जो बेसिकली अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं वो सारी यहाँ पर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये हम इन पांचों को ऐड करके जो निकालेंगे वो निकलेगा हमारा एनडीपीएफसी, और फिर एनडीपीएफसी से हमारा निकल आएगा एनएनपी एट एफसी, जो कि होता है नेशनल इनकम। अब इसमें बच्चों एक और चीज होती है, अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें ये तीनों जो अमाउंट है वो ऐड ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो आप अगर ऑपरेटिंग सरप्लस आपको गिवन है तो फिर ये भी अगर गिवन हो तो इनको फिर आप दोबारा ऐड नहीं करोगे। इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट वो तीनों हो जाते हैं। तो फिर आपका एट लास्ट आपका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो हो जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब हम देख लेते हैं जल्दी से एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड यानी जैसे कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, एक्सपेंडिचर यानी जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने पूरे अकाउंटिंग ईयर में जो खर्च किया वो कैसे, उसमें से हम नेशनल इनकम निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन मतलब जो हमने जो खर्चा किया खाने पीने में, जो भी चीज़ है, चाहे खाने पीने बेसिकली हमने वो यूज किया है वो खर्चा, तो वो आ जाएगा। और वो कैसे हो सकता है, ड्यूरेबल गुड्स में, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज में, ठीक है। तो जो भी खर्चा हम लोगों ने किया है वो आ जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, ओके।
और फिर सेकंड क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हो गया जो गवर्नमेंट का खर्चा है। अब गवर्नमेंट किस किस की चीज में खर्च करती है, जैसे कि डिफेंस में जो खर्चा होता है, एजुकेशन में सरकारी जो हमें स्कूल्स होते हैं उसमें जो खर्चा होता है, फिर लास्टली है जो लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करने में जो खर्चा होता है, वो सारी चीजें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। फिर थर्ड हो जाएगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन यानी हम खर्चा कर रहे हैं लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट, ये बेसिकली एक तरीके से होता है इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ पर हम कुछ फ्यूचर के लिए, यहाँ ये तो है ऐसा है जो भाई ये वाली जो चीज थी ये तो हमने कंज्यूम कर ली, खत्म हो गई, ठीक है। ये वाला खर्चा ऐसा है जो हमने खर्च किया है लेकिन हमने फ्यूचर की तैयारी, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बेसिकली यहाँ पर ये खर्च किया है, ठीक है। तो ये दो तरीके से होता है, एक तो होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा, जो कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो फिक्स्ड असेट्स होते हैं उनमें जो बेसिकली हम उसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आ जाएगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। और सेकंड आ जाएगा हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो कि कैसे निकलेगा, कैपिटल स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके निकलेगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर ये दे रखा है नाम पूरा तो ये मत ढूंढो, ये अगर नहीं गिवन है तो ये ढूंढो, ऐड करो और ये निकाल दो, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रॉस की जगह नेट गिवन होता है कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमें यहाँ पर लेकिन ग्रॉस चाहिए, तो हमें मालूम है हमें नेट से अगर ग्रॉस में आना है तो हम क्या करते हैं, हम उसमें डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन आता है, ठीक है। तो जब भी हमें अगर नेट यहाँ पर गिवन है तो नेट से हमें ग्रॉस में आना है तो प्लस हम डेप्रिसिएशन कर देंगे, ठीक है। अब हमारा लास्ट यहाँ पे कंपोनेंट आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके नेट एक्सपोर्ट्स निकलेगा। कभी कभी यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट्स की जगह नेट इंपोर्ट भी दिया होता है। तो सपोज करो अगर आपको 40 गिवन है नेट इंपोर्ट्स, तो आप क्या करोगे, जब ऐड करोगे तो हमें तो भाई नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए, तो आप माइनस में इस तरीके से दिखा के नेट एक्सपोर्ट्स दिखाओगे। नेट इंपोर्ट्स मतलब इंपोर्ट यहाँ पर ज्यादा हो गया, ठीक है। इंपोर्ट की जो क्वांटिटी है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है इसलिए जो नेट एक्सपोर्ट्स आएगा वो माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नेट इंपोर्ट्स गिवन है तो जो भी अमाउंट गिवन होगा वो माइनस में रिप्रेजेंट करेगा नेट एक्सपोर्ट्स को। तो ये इसके 4 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। इन चारों को ऐड करो और अपना इसमें एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी निकल के आता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में अगेन जीडीपी एट एमपी निकल के आता है। फिर इसे जीडीपी एट एमपी से हम एनएनपी, अगर नेशनल इनकम पूछा गया है तो एनएनपी एट एफसी निकालेंगे। कैसे, ग्रॉस से हमें नेट करना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, देन डोमेस्टिक से हमें नेशनल में लेके आना है तो प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट में लेके आना है तो माइनस एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट एनआईटी बेसिकली कैसे निकलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। सो स्टूडेंट्स, ये वाली वीडियो जो है वो बेसिकली सिर्फ आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए है। इसको ये मत समझना कि हाँ बस यही वीडियो देखी और हमारा तो नेशनल इनकम रेडी हो गया, ऐसा नहीं है। हर एक फॉर्मूले के बारे में मैंने अच्छी तरीके से डिटेल्ड में एक एक कंपोनेंट को लेके समझाया हुआ है। बाकी के मैंने जितनी भी वीडियोज हैं, ये वाली सिर्फ अगर एक बार आप मतलब बेसिकली आप प्रिपेयर हो पूरी तरीके से, लेकिन एक लास्ट मिनट जस्ट एक श्योर होने के लिए आपको एक लास्ट मिनट रिवीजन करना है जल्दी से, तो ये तब के लिए है। इसी को सिर्फ करके मत चले जाना कि ठीक है यही है एक हो गया हमारा तो नेशनल इनकम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेशनल इनकम अपने आप में बहुत ही लेंथी और डीप टॉपिक है, तो इसलिए पहले इसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे। बेसिक से मैंने और भी अपनी वीडियोस में बोला है, पहले बेसिक से अपना कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। ये वाली वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए है, जब आप ऑलरेडी पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं, तो जस्ट एक श्योर होने के लिए है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्राइवेट इनकम क्या होती है और प्राइवेट इनकम बेसिकली कैसे निकलेगी। प्राइवेट इनकम में हमारे ये 5 कंपोनेंट्स रहेंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस एनएफआईए प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट प्लस करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्लस करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट डोमेस्टिक मतलब जो भी हमारा इनकम आई है कहाँ से, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो प्राइवेट सेक्टर ने बेच के जितना इनकम कमाया है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है।
NFIA हम सब जानते हैं, जो भी हमारा फैक्टर इनकम होता है जो अब्रॉड से आता है वो। फिर इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, गवर्नमेंट कभी कभी प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लोन लेती है, तो उसके बदले जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो यहाँ आ जाएगा। फिर आ जाएगा कि करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली ये एक तरीके से एक यूनिलेटरल इनकम होती है जो कि गिफ्ट्स, चैरिटीज इन फॉर्म में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से। ठीक है, अच्छा, अगर ये पांचों गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली क्या होता है, कभी कभी ये वाला गिवन नहीं होता है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर निकल के आएगा NDFC यानी डोमेस्टिक इनकम माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप एक्यूरिंग टू गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। मतलब जो भी कमाई गवर्नमेंट की हुई है वो माइनस करेंगे जो कि उन्होंने प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो रेलवेज जैसे बिजनेस होता है, रेलवेज, टेलीग्राम, पोस्ट ऑफिस बेसिकली, तो उस बिजनेस से उन्होंने जो कमाई करी है गवर्नमेंट वाली वो माइनस करेंगे। और माइनस करेंगे जो नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस से कमाई होती है गवर्नमेंट की, जैसे कि इंडियन ऑयल, IOC जो है, उनसे जो कमाई हुई है वो माइनस करेंगे। तो बेसिक जो है प्राइवेट सेक्टर की भाई हम कमाई निकाल रहे हैं, तो उसमें से हम जो NDFC है, जो डोमेस्टिक इनकम है, उसमें से हम जो गवर्नमेंट ने कमाया है वो माइनस कर देंगे, तो प्राइवेट वाली निकल आएगी, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइवेट इनकम। अब एक बार जब प्राइवेट इनकम निकल आएगी तो उसके बाद हम पर्सनल इनकम और पर्सनल के बाद हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालेंगे। तो पर्सनल इनकम कैसे निकलेगी? प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। पर्सनल इनकम मतलब जो हाउस होल्ड्स जो होते हैं, जैसे कि आम आदमी जो होते हैं, उनको जो प्रोवाइड करी जाती है उसको हम पर्सनल इनकम बोलते हैं। तो पर्सनल इनकम में क्या आ जाएगा? जो प्राइवेट इनकम थी, यानी एक तरीके से हमें जो शेयर होल्डर्स को बेसिकली, जो फॉर एग्जांपल हम लेके चलते, शेयर होल्डर्स को कुछ अमाउंट मिलता है, ठीक है, एज अ डिविडेंड मिलेगा अगर बाई चांस, तो उस अमाउंट में से भाई जो अगर प्रॉफिट हुआ है तो पहले तो कुछ अमाउंट जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें से अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी रिटेन्ड अर्निंग्स यानी फ्यूचर की सेविंग्स की तरीके से रखेगी, तो वो माइनस हो जाएगा। और उसके बाद फिर लास्ट में माइनस करेगी वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, यानी जो कि उनके प्रॉफिट के जो उनको टैक्स देना है भाई वो अपने जेब से थोड़ी ना भरेगी, तो वो भी उसमें से पहले माइनस करेगी। फिर जो बचेगा वो आपको एज अ पर्सनल इनकम आपको प्रोवाइड करी जाएगी शेयर बेसिकली, तो वो हमारी हो जाएगी पर्सनल इनकम। ठीक है, तो प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। मैंने जब न्यूमेरिकल समझाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस में चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले प्राइवेट इनकम निकालो, फिर पर्सनल और फिर पर्सनल डिस्पोजेबल, फिर लास्ट आ जाएगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो बेसिकली हम लोगों को यानी आम आदमी को मिलती है एक्चुअली में खर्च करने के लिए, कि हाँ अब ये आपकी, आप इसको किसी भी तरीके से खर्च कर सकते हो। तो वो कैसे निकलेगी? पर्सनल इनकम आती है, हमें सैलरी मिलती है मंथ में, तो अकाउंटिंग ईयर में हम उसका भाई उसके फिर हमें टैक्स भी तो देना पड़ता है ना, इनकम टैक्स देते ही हैं हम, तो उसमें से हम माइनस करेंगे डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस। और इसके अलावा अगर कोई फीस या फाइन कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज्ड करी हुई कोई फाइन, फीस या कोई भी रिसिप्ट है ऐसा जो हमें देना ही देना है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हम माइनस करेंगे। तब जाके जो हमारे पास जो फाइनल इनकम बचेगी उसको बोलेंगे हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो एक्चुअली हमारे पास हमें मिलेगी खर्च करने के लिए अपनी मर्जी के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो हम यहीं एंड करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये आपके क्विक रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल भी साबित हो। तो मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। सो कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू।